जरा सोचिए, साल है 1943, पूरी दुनिया युद्ध की आग में जल रही है और उस मुश्किल भरे दौर में भारत में एक पत्रिका लोगों को जीवन जीने का रास्ता दिखा रही थी। तो आइए आज देखते हैं कि 80 साल पुरानी इस पत्रिका से हम आज भी क्या सीख सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा, साल था 1943। एक तरफ भारत का स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था और दूसरी तरफ पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर की चपेट में थी। मतलब चारों तरफ बस एक अनिश्चितता का, एक उथल-पुथल का माहौल था। और सोचिए, इसी उथल-पुथल के बीच अखंड ज्योति नाम की ये पत्रिका देश भर के घरों तक पहुंच रही थी। ये सिर्फ कागज और स्याही नहीं थी, बल्कि उस मुश्किल समय में लोगों के लिए एक गाइड, एक सहारा बनकर आई थी। और पता है, ये पत्रिका एक बहुत ही गहरे सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रही थी। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं। और वो सवाल था कि एक अच्छा जीवन जीने का मतलब आखिर है क्या? तो चलिए इसी सवाल का जवाब इस पत्रिका में ढूंढते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस जमाने में एक अच्छी जिंदगी की परिभाषा क्या थी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पत्रिका के सबसे दिलचस्प आइडिया की कि असल में खुशी मिलती कैसे है। और यकीन मानिए, उस दौर के हिसाब से ये एक काफी रेवोल्यूशनरी आइडिया था। पत्रिका का जो मेन आर्टिकल था वो सीधे सीधे कहता था, इसी जीवन में ही स्वर्ग का आनंद लीजिए। मतलब स्वर्ग के लिए मरने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, इसी जिंदगी में यहीं पर उसे महसूस किया जा सकता है। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया था, है ना? ये लोगों को भविष्य की चिंताओं से निकालकर प्रेजेंट मोमेंट में जीने के लिए कह रहा था। लेकिन सवाल ये है कि ये होगा कैसे? पत्रिका ने इसके लिए 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स बताए हैं। पहला, अपने दिल को एकदम शुद्ध प्रेम से भर लो। दूसरा, पूरी दुनिया को अपना परिवार समझो, मतलब वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा कॉन्सेप्ट है। तीसरा, बिना किसी स्वार्थ के सेल्फलेसली दूसरों की सेवा करो। और नतीजा, आपकी जिंदगी खुद ब खुद एक खूबसूरत आनंद से भरे बगीचे जैसी हो जाएगी। मतलब साफ है, इस पत्रिका के हिसाब से एक आइडियल लाइफ का मतलब ये नहीं था कि किसी के पास कितनी दौलत है, बल्कि ये था कि वो दूसरों के लिए क्या कर रहा है। यहाँ जिंदगी का मकसद चीजें इकट्ठा करना नहीं, बल्कि सेवा करना था। अब देखें, इस रास्ते पर चलने के लिए एक मजबूत कैरेक्टर का होना तो जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि मुश्किल समय में एक मजबूत इंसान, एक मजबूत स्व कैसे बनाया जाए। चलिए देखते हैं इस पर पत्रिका क्या कहती है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। पत्रिका ने चतुर शब्द को, जिसे हम क्लेवर कह सकते हैं, एक बिल्कुल नई परिभाषा दी। हम चतुर का मतलब अक्सर चालाक या कनिंग समझते हैं, है ना? लेकिन पत्रिका कहती है कि असली चतुराई सेल्फ कंट्रोल में है, ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता में है, कंपैशन यानी करुणा में है, और हमेशा सबके भले के लिए काम करने में है। और डिसिप्लिन सिखाने के लिए जानते हैं पत्रिका ने किसका उदाहरण दिया? एक ऐसा नाम जिसकी शायद कोई उम्मीद भी नहीं करेगा, अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अब ये बात इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि सोचिए, उस वक्त भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था और एक भारतीय पत्रिका एक वेस्टर्न लीडर को एक आदर्श की तरह पेश कर रही थी। पत्रिका ने रूजवेल्ट की उन खास आदतों को हाईलाइट किया जो उन्हें इतना मजबूत बनाती थीं, जैसे उनका टायरलेस वर्क एथिक। वो अक्सर देर रात तक काम करते थे। उनका खाना पीना बहुत सिंपल और स्ट्रिक्ट था, और सबसे बड़ी बात, पोलियो जैसी गंभीर बीमारी होने के बावजूद वो हमेशा खुश रहते थे, चेयरफुल रहते थे, और अपने काम पर उनका फोकस जबरदस्त था। नैतिकता यानी मोरालिटी पर भी पत्रिका का नजरिया बहुत प्रैक्टिकल था। इसमें कॉन्सेप्ट समझाया गया है आपत्ति धर्म का। इसका मतलब ये है कि नैतिकता कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जो नियम आम शांत समय में सही हैं, हो सकता है वो किसी संकट के समय, किसी मुश्किल घड़ी में बदल जाएं। जब किसी का अस्तित्व या दूसरों की जान दांव पर हो, तो उसूलों को हालात के हिसाब से बदलना पड़ सकता है। ये एक बहुत ही मैच्योर पर्सपेक्टिव है जो बताता है कि सही और गलत हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते। तो ये जो इतने गहरे विचार थे, इनको लोगों तक पहुंचाया कैसे जाता था? इसका सबसे असरदार तरीका था कहानियों के जरिए। ऐसी ही एक कहानी है गवाही देने वाली छाया मूर्ति। कहानी एक ऐसे नौजवान की है जो अपने प्यार को हासिल करने के लिए एक गुप्त हत्या कर देता है, और उसे लगता है कि बस अब ये राज हमेशा के लिए दफन हो गया। कई साल गुजर जाते हैं, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, ये मानकर कि उसके उस भयानक काम को, उस अपराध को सब भूल चुके हैं, वो दफन हो चुका है।
लेकिन उसका राज दफन नहीं हुआ था। सालों बाद उसकी पत्नी गर्भवती होती है और एक दिन उसका अजन्मा बच्चा गर्भ से ही बोलने लगता है और वो बच्चा उस सालों पुरानी हत्या का पूरा राज खोल देता है, अपने ही पिता के खिलाफ गवाही दे देता है। इस कहानी की सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, बहुत सीधी और गहरी है। आप दुनिया से शायद कुछ भी छिपा लें, लेकिन अपनी अंतरात्मा से, अपने कॉन्शियंस से कुछ नहीं छिपा सकते। वही आपके हर काम की असली और अंतिम गवाह है। तो अब सवाल ये है कि 1943 की इस पत्रिका का मैसेज 80 इयर्स बाद आज हमारे लिए कितना रेलेवेंट है? चलिए इस पर बात करते हैं। पत्रिका का एक लेख सेल्फ कंट्रोल का सार कुछ इस तरह समझाता है। आत्मा के प्रकाश में चलो, बुद्धि की दृढ़ लगाम से इंद्रियों के चंचल रथ को नियंत्रित करो। मतलब अपनी आत्मा की रोशनी में आगे बढ़ो और अपनी बुद्धि को वो लगाम बनाओ जिससे मन के चंचल घोड़ों को काबू में रखा जा सके। बेसिकली ये सेल्फ डिसिप्लिन की ही बात है। तो जब हम 80 साल पुरानी इस पत्रिका के पन्ने पलटते हैं तो ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं लगता। इसके शब्द, इसकी बातें आज भी उतनी ही जिंदा लगती हैं। ये सिर्फ कागज और स्याही से कहीं ज्यादा थी। ये उस दौर के लोगों के लिए जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने की एक तरह की गाइड बुक थी, एक ऐसा मैनुअल जो इतिहास के सबसे मुश्किल दौर में से एक में उम्मीद की एक किरण दिखा रहा था। और आखिर में ये पत्रिका हमारे अपने समय के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। अगर आज के दौर में हमारी अपनी मुश्किलों के बीच जिंदगी जीने के लिए एक मैनुअल लिखा जाए तो वो कैसा दिखेगा? उसमें क्या लिखा होगा? सोचने वाली बात है ना?